नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 13वां पार्ट है ये लक्ष्मीकांत की सीरीज का। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द फेडरल सिस्टम। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कितना फेडरल है, अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट का इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या बोलना है दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से कंपैरिजन। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और ये किताब अगर अब तक आपके पास नहीं है तो जरूर खरीद के अपने सामने रख लें, बहुत मदद देने वाली है ये किताब। अब जैसे कि अगर दुनिया भर के जो ट्रेडिशनल फेडरल सिस्टम्स हैं, जहां के फेडरल सिस्टम्स को एक बेस माना जाता है, वो है आपका यूएसए में फेडरल सिस्टम, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन आप देखोगे भले ही यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज के फेडरल सिस्टम को इंडिया ने कुछ हद तक अडॉप्ट किया है, बट इंडिया ने बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स भी रखे हैं। तो देखा जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी भी है, फेडरल भी है। फेडरल थोड़ा कम है, यूनिटरी थोड़ा ज्यादा है। ओके, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंटिस्ट के व्यू पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले केसी वेयर बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्वासी फेडरल। केसी वेयर ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन यूनियन इज अ यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर्स rather than a federal state with subsidiary unitary features। यानी कि हमारा जो भारत है ये एक यूनिटरी स्टेट है जिसमें जो फेडरल फीचर्स हैं वो सब्सिडरी हैं। वहीं पे ये एक ऐसा फेडरल स्टेट नहीं जिसमें सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स हो। अगर एक फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स की बात करूं अगर मैं अभी दोस्तों, तो मैं एग्जांपल लूंगा यूएसए का। यूएसए में आप देखिए, यूएसए की यूनियन को कोई तोड़ नहीं सकता। जो इतना बड़ा देश है यूएसए, उसमें 50 स्टेट्स हैं। कल की डेट में कोई स्टेट ये नहीं बोल सकता कि हम यूएसए से अलग हट रहे हैं, नहीं बोल सकता। बट उन स्टेट्स के पास अपने डोमेन में, अपने लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर पूरी अथॉरिटी है, वो काम कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप इंडियन यूनियन की बात करोगे तो इंडियन यूनियन एक यूनिटरी स्टेट है। तो फेडरल फीचर्स तो है, हमारे स्टेट्स अपने डोमेन ऑफ वर्किंग में इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, नो डाउट। बट फिर भी वो जो फेडरल फीचर्स उनके पास वो सब्सिडरी हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हमारे संविधान में जिसके चलते जो स्टेट की पावर है अपने डोमेन में उनको कम किया जा सकता है। अब यहाँ पे व्यू पॉइंट देखते हैं एक पर्सन का जिनका नाम है के संथनम। ठीक है, के संथनम जी ने क्या बोला? के संथनम जी ने दो फैक्टर्स दिए, आप कह सकते हो कि दो रीजंस बोल लीजिए, फैक्टर्स बोल लीजिए, ये बताने के लिए कि भैया ये यूनिटरी बाइस हमारे संविधान में क्यों है, हमारा संविधान फेडरल कम होके यूनिटरी ज्यादा क्यों है। सबसे पहले तो के संथनम जी ने बोला कि जो पहला रीजन है कि सेंटर इतना स्ट्रांग है और स्टेट उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल ताकत पूरी की पूरी सेंटर के हाथ में। कुछ जगहों पे टैक्स को छोड़ दिया, जैसे अल्कोहल हो गया, तो उसके अलावा पूरी टैक्सेशन पावर कहां चली जाती है? सेंटर के पास चली जाती है। इनफैक्ट के संथनम जी ने तो जब संविधान बन रहा था तब ये व्यू भी दिया था। अभी के लिए आप देखो, जीएसटी के आने के बाद तो बहुत सारे ऐसे टैक्सेस जो पहले स्टेट इंप्लीमेंट करता था वो भी चले गए स्टेट के पास से, हालांकि प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो अल्कोहल से स्टेट्स के अंदर है, तो फाइनेंशियल पावर पूरी तरीके से चली गई सेंटर के पास। इसके चक्कर में स्टेट के पास अपनी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल पावर नहीं रही, स्टेट के पास फाइनेंसेस में ऑटोनॉमी नहीं रही, जिसकी वजह से स्टेट बहुत हद तक सेंटर पे डिपेंड हो गए पैसों के लिए। एक तो ये कारण समझ में आता है। दूसरा ये कारण है दोस्तों कि प्लानिंग कमीशन का बनना। प्लानिंग कमीशन एक बहुत पावरफुल बॉडी की तरह निकल के आया सामने। आप देखिए 1950s में ही प्लानिंग कमीशन बन गया था और उसके बाद से प्लानिंग कमीशन हर चीज में इन्वॉल्व रहा है। इनफैक्ट जो प्लानिंग कमीशन का जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के अलावा जो डेप्यूटी चेयरमैन होता था, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर थे, जो डेप्यूटी चेयरमैन थे जो बहुत लंबे समय के लिए मोंटेक अहलूवालिया रहे थे, इनकी वैल्यू कैबिनेट मिनिस्टर से भी ज्यादा होती थी। बहुत तक जितना भी डेवलपमेंटल प्रोसेस करना है, कहां पे क्या चीज इंप्लीमेंट करनी है, पैसा कैसे बांटना है, ये बहुत हद तक प्लानिंग कमीशन के अंदर से डिसाइड किया जाने लगा। वो अलग बात है कि 2014 में जब ये नई गवर्नमेंट आई, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट आई, तो प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया और उसकी जगह पे क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि इंडिया हैज प्रैक्टिकली फंक्शनड एज अ यूनिटरी स्टेट, दो द यूनियन एंड द स्टेट्स हैव ट्राइड टू फंक्शन फॉर्मली एंड लीगली एज अ फेडरेशन। तो मतलब भले ही हमारा देश में फेडरल प्रिंसिपल्स थे, भले ही हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट की जाती थी, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे जो इंडियन स्टेट था वो यूनिटरी स्टेट की तरह काम कर रहा था। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों, ये व्यू पॉइंट्स पता कब दिए गए थे? ये व्यू पॉइंट्स तब दिए गए थे, आप सोचिए, जब आजादी मिली, आजादी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी। पहले नेहरू जी थे प्राइम मिनिस्टर, बाद में शास्त्री साहब आए, बाद में इंदिरा गांधी जी आए। इनके समय पे कांग्रेस के पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी हुआ करती थी, ना केवल सेंटर में, स्टेट्स में भी। तो जो कांग्रेस की लीडरशिप थी ना, वो इतनी ताकतवर थी जिसका कोई कहना नहीं। आज की डेट में आप देखिए मोदी सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में, उसके चक्कर में मोदी सरकार इतने प्रोग्रेसिव डिसीजंस को लेके आ पाई। नहीं तो आपको लगता है कि कभी जम्मू एंड कश्मीर जैसे स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ा जा सकता था? ये करने के लिए एक ऐसी सरकार चाहिए
जिसके पास मेजोरिटी हो, और पिछले कई 15-20 सालों में हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहे थे। जब सेंटर पे एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो जिसको पूरे देश के लोग सपोर्ट करते हो, तो ऑब्वियस बात है उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स बहुत ताकतवर हो जाएंगे। यही हुआ था जब इनिशियली 20 साल का रूल रहा कांग्रेस का, और उस समय पे कांग्रेस लीडरशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। उस समय पे व्यू पॉइंट्स निकल के आए कि जो इंडिया है वो प्रैक्टिकल एक यूनिटरी स्टेट की तरह काम कर रहा है, स्टेट्स तो बस फॉर्मेलिटी को पूरा कर रहे हैं। लेकिन बाद में ऐसा नहीं था दोस्तों। बाद में आप देखिए जब कोलिशन गवर्नमेंट आनी शुरू हुई, तो कोलिशन गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट्स की भी ताकत निकली। स्टेट की जो पार्टीज थी, जैसे कि द्रविड़ मुनेत्र कज़गम हो गई, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, इनके भी एमपी सेलेक्ट होने लगे। ये एमपी सरकार बनाने में एक मेजर रोल प्ले करते थे। तो कोलिशन गवर्नमेंट का एक दौर शुरू हुआ, और वो जो कोलिशन गवर्नमेंट का दौर था वो भी हमको पसंद नहीं आया, क्योंकि उसने हमारी पूरी की पूरी डेवलपमेंट को हॉल्ट कर दिया। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो अगर मनमोहन सिंह जी की सरकार को श्रीलंका में तमिल्स के इश्यू को लेके यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर में जाके कुछ बोलना है, तो वहां पे वो बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट उनको बोलने से रोकेगी। तो कोलिशन गवर्नमेंट एक लिमिट से ज्यादा देश के लिए डेंजरस होने लगी। तो फिर वहां पे लोग बोलने लगे नहीं कि भाई एक स्ट्रांग सरकार की जरूरत है। जब स्ट्रांग सरकार आती है तो उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि ये टोटलिटेरियन है, जैसा अभी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के ऊपर लगाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए जिन्होंने भी हमारा संविधान बनाया, हमारे संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स थे, उनकी फोर्थ साइटेडनेस देखिए, उन्होंने क्या जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उनको उस समय समझ में आ गया था कि जैसे जैसे स्टेट्स ताकतवर होंगे, जैसे जैसे लोकल लेवल पे लीडर उठेंगे, वैसे वैसे हमारा फेडरेशन ताकतवर होगा, और वही हुआ। फिर देखते हैं भाई बाकी ऑथर से क्या व्यू है। पॉल एप्पलबाई characterize the Indian system as extremely federal. Morris Jones termed it as bargaining federalism. Ivor Jennings ने क्या बोला? Federation with a strong centralizing tendency. He observed that Indian constitution is mainly federal with unique safeguards for enforcing national unity and growth. यहाँ पे जो आइवर जेनिंग्स जी का स्टेटमेंट है मुझे काफी अच्छा लगा। इन्होंने बोला है कि फेडरेशन तो है इंडिया, बट इसकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब सेंटर्स के पास थोड़ी ताकत गई है, और कुछ ऐसी ताकत गई, कुछ ऐसे यूनिक सेफगार्ड्स हैं जिससे नेशनल यूनिटी को इन्फोर्स किया जा सकता है। यानी कल की डेट में हमारे देश की कोई यूनिट खड़े होकर बोल दे कि भैया हम इंडिया में नहीं है, तो उसकी बात सुनी नहीं जाएगी, उसको दबा दिया जाएगा। फिर आगे एलेक्जेंड्रोविक्स ने बोला कि इंडिया इज अ केस स्यू जनरस दैट इज यूनिक इन कैरेक्टर। इनका कहने का मतलब क्या था कि भैया इंडिया का ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये अपने आप में यूनिक है, ये बाकी दुनिया के देशों जैसा नहीं है, ये अलग ही तरीके का फेडरलिज्म है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या बोला कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ग्रैनविल ऑस्टिन का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फिर आइवर जेनिंग्स का व्यू पॉइंट, और उसके बाद जो केसी वेयर का व्यू पॉइंट, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये किसी भी एग्जाम में आपसे वन लाइनर में पूछा जा सकता है। पीसीएस में देखिए इस तरीके के सवाल काफी पूछे जाते हैं। अब हम आगे आते हैं बी आर अम्बेडकर जी के व्यू पे। हमारे बाबा साहब ने क्या कहा? देखिए बाबा साहब बहुत मतलब शुरुआत से लेके एंड तक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें बाबा साहब इन्वॉल्व थे। बाबा साहब से बहुत सारे सवाल पूछे जाते थे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब बहस होती थी, और ऑब्वियसली बात है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो भाई बी आर अम्बेडकर साहब से बाबा साहब से बोला जाएगा कि ये आपने कैसे कर दिया, ये आपने कैसे कर दिया, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या बोला कि देखिए ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ये एक ड्युअल पॉलिटी को बनाता है। दिस इज बेसिकली अ ड्युअल पॉलिटी, और इस ड्युअल पॉलिटी में एक तरफ पे सेंटर की गवर्नमेंट दिख रही है और एक तरफ पे स्टेट की गवर्नमेंट दिख रही है। ये बाबा साहब ने बोला। फिर बाबा साहब ने बोला कि देखिए ये जो स्टेट्स बने हैं ना, ये लीग ऑफ नेशंस जैसे नहीं है। लीग ऑफ स्टेट्स में क्या हो जाएगा कि भाई ये जो लीग ऑफ स्टेट होते हैं, इसके ऊपर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, इस कंट्रोलिंग अथॉरिटी की पूरी चलती है इन लीग ऑफ स्टेट्स में। ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में ये जो स्टेट्स हैं इनकी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है। मतलब ये स्टेट्स की जो एग्जिस्टेंस है वो सेंटर के किसी नियम कानून की वजह से नहीं है। इन स्टेट्स की एग्जिस्टेंस हमारे संविधान की वजह से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है। तो आगे आने वाले समय में सेंटर के लिए इतना आसान नहीं होगा इन स्टेट्स की अथॉरिटी को हटाना। क्यों? क्योंकि सेंटर भी कॉन्स्टिट्यूशन से बना है और ये जो स्टेट्स हैं ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से बने हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं ये यूनियन की कोई एजेंसी या यूनियन की कोई ब्रांच नहीं है, और ना ही ये यूनियन से अपनी अथॉरिटी डिराइव करते हैं। ये अथॉरिटी डिवाइड करते हैं हमारे देश की किताब, हमारे देश के संविधान से। तो कहने का मतलब ये है, और बाबा साहब ने ये भी बोला ये देखिए ये जो समय है, जिस समय पे हमारा देश बन रहा है, यहाँ पे एकदम टाइट फेडरलिज्म रखना जरूरी नहीं है और सही भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक लम्हे से ज्यादा फेडरलिज्म रखोगे तो हर यूनिट बोलेगी मैं अलग, मैं अलग, मैं अलग, फिर तो देश बचेगा ही नहीं। जरूरी ये है कि फेडरल फीचर्स को रखा जाए, उसके साथ साथ यूनिटरी फीचर्स पे रखा जाए, कि कल के देश टाइम में देश का कोई पार्ट खड़े होकर ये ना बोल दे कि भैया हम अलग, क्योंकि देश को मिलाने में इतनी मुश्किल लग गई। और जब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सारी प्रिंसिपैलिटीज को मिला रहे थे उस समय पे सब देख रहे थे
तो बाबा साहब ने भी देखा, बाबा साहब ने बोला कि भाई इतनी मेहनत से हम लोग स्टेट्स में ला रहे हैं, इतना बड़ा देश बना रहे हैं, और अगर हम एक लिमिट से ज्यादा फेडरल फीचर्स अपने संविधान में रख देंगे तो भैया कल की डेट में कोई भी खड़े होकर बोल सकता है कि भाई हम तो अलग जा रहे हैं, वो नहीं हो सकता। फिर उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि ये ओवर सेंट्रलाइजेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आप सेंटर को ज्यादा ताकत दे रहे हो, स्टेट्स को कम ताकत दे रहे हो। तो बाबा साहब ने बोला कि देखिए ये जो आप लोगों का व्यू पॉइंट है कि बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, स्टेट्स को ताकत नहीं दी गई, स्टेट को बस म्यूनिसिपैलिटी टाइप का बना दिया गया, ये एक एग्जैगरेशन है। और जो भी ये बोल रहा है उसने या तो ठीक से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा नहीं है या वो कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से समझ नहीं पा रहा। सबसे पहले तो आपको सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को समझना पड़ेगा, उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन को समझ पाओगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से सेंटर और स्टेट्स के रिलेशन के बीच का वो दे रखा था। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है कि लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर को सेंटर और स्टेट के बीच में बांट दिया जाए। लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? जहां पे आप कोई पॉलिसी बनाते हो, जहां पे आप कोई नियम कानून बनाते हो। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है? वो पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, या उस पॉलिसी से रिलेटेड अगर थोड़ा आगे पीछे कुछ नियम कानून बनाने हो तो उसको बना के इंप्लीमेंट करना, ये होती है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो एक तरफ होती है लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, एक तरफ होती है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। फेडरलिज्म का मतलब होता है इस लेजिस्लेटिव और इस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को सेंटर और स्टेट के बीच में बांटना, और ये हमारा संविधान कर रहा है। मतलब बाबा साहब ने ये बोला कि भाई स्टेट्स को एक लिमिट से ज्यादा ताकत देने की बात नहीं हो रही, यहां पे ये हो रही है कि स्टेट को आप नियम कानून बनाने की ताकत दो। तो लेजिस्लेटिव फील्ड में भी स्टेट्स को नियम कानून बनाने की ताकत दी गई और एग्जीक्यूटिव फील्ड में भी स्टेट्स को नियम कानून बनाने की ताकत दी गई। और जब नियम कानून बनाने की बात आएगी तो अपने फील्ड में जब स्टेट नियम कानून बनाएंगे तो वो को इक्वल होंगे सेंटर के। यानी कि अगर हेल्थ के, पुलिस के फील्ड में मान लीजिए, पुलिस को कैसे कंट्रोल करना है, किस तरीके से पुलिस काम करेगी, अगर इसके रिलेटेड में स्टेट कुछ नियम कानून बनाता है, और ऑब्वियस सी बात है वो स्टेट के नियम कानून कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं हो सकते, बट स्टेट को नियम कानून बनाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, लैंड के मैटर में, एग्रीकल्चर के मैटर में अगर स्टेट कोई नियम कानून बनाता है तो उस नियम कानून को सब्सिडरी नहीं माना जाएगा। यानी कि अपने फील्ड में जब एक स्टेट गवर्नमेंट नियम कानून बना रही है तो दैट इज को इक्वल। यानी यहां पे स्टेट के पास उतनी ही लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है जितनी सेंटर के पास, जितनी पार्लियामेंट के पास सेंटर में होती है। ठीक है, ये बात यहां पे बोली गई। तो बाबा साहब ये बोल के गए कि संविधान में ये जो डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है ना, इस डिवीजन ऑफ पावर को ना आगे आने वाले समय में सेंटर हटा सकता है और ना आगे आने वाले में जुडिशरी हटा सकती है। और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई कि इस डिवीजन ऑफ पावर को कौन प्रोटेक्ट करेगा? सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट भी किया। बोमई केस, बोमई केस है ये 1994 का। इस बोमई केस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको पता है केशवानंद भारती केस जजमेंट 1973 के बाद अगर कोई चीज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप उसको अमेंड नहीं कर सकते, आप उसको बदल नहीं सकते। तो कल की डेट में अगर पार्लियामेंट चाहे भी कितनी भी मेजोरिटी हो, पार्लियामेंट जो डिवीजन ऑफ पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच में इसको बदल नहीं सकती। यानी कल की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट उठ के बोले कि सारी ताकत हमारे पास, स्टेट गवर्नमेंट की हम ताकत को छीन रहे हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट में अपना गवर्नर अपॉइंट करेंगे, वही काम करेगा। ये नहीं हो सकता। जैसा चाइना में हो रहा है ना आज की डेट में, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसको बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है कि भैया ये देखिए, स्टेट जो है ना, ये सेंटर के अपेंडेज नहीं है, ये सेंटर की एजेंसी नहीं है, ये सेंटर की ब्रांचेस नहीं है। स्टेट की अपनी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है। ये सैटेलाइट नहीं है, ये एजेंट नहीं है सेंटर के। अपने स्फीयर ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में, अपने स्फीयर ऑफ एग्जीक्यूटिव कॉम्पिटेंस में सुप्रीम है। अनटिल अनलेस ये संविधान की मूल भावना को ना तोड़े, इनको रोका नहीं जा सकता। ये बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से इन स्टेट को ताकत नहीं दी जा रही है। स्टेट को ताकत इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत है। कहां लिखा है ये सिद्धांत? हमारे संविधान में लिखा है। और ये भी बोला गया कि देखिए, जो इंडिया में फेडरलिज्म है, दैट इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू थिंग्स। फेडरलिज्म को दो फैक्टर्स में कॉम्प्रोमाइज बोला गया, एक इधर है, एक इधर है। ये दोनों चीजें क्या है मैं बताता हूं। पहले इसमें क्या आया, फर्स्ट वाले ब्लॉक में, फर्स्ट सर्कल में, फर्स्ट सर्कल में ये आएगा, देखिए ये पावर डिवीजन है। हमारे देश में डिवीजन ऑफ पावर है। डिवीजन ऑफ पावर किसके बीच में? सेंटर और स्टेट्स के बीच में। और सेंटर अपने ऑटोनॉमस, अपने स्फीयर में, अपने पावर के स्फीयर में ऑटोनॉमस है। यानी जो ताकतें स्टेट्स को दी गई हैं, उन ताकतों को लेके जो स्टेट है वो ऑटोनॉमस है, वो अपने फील्ड ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस और एग्जीक्यूटिव कॉम्पिटेंस में नियम कानून बना सकता है। ये तो हो गया एक तरफ का फीचर, किसका? फेडरलिज्म का। दूसरा कि भैया देखिए, नेशनल इंटीग्रिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देश की यूनियन, देश को जोड़ के रखना, देश की इंटीग्रिटी, देश की सोवरेनिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और
अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जहां पे देश की सोवरेनिटी को खतरा पड़ता है तो वहां पे यूनियन गवर्नमेंट ताकतवर होगी। फेडरलिज्म के सिद्धांत को इंडिया में अगर इफेक्टिव तरीके से आपको इंप्लीमेंट करना है तो बस इन दो चीजों के बीच में आपको सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, सिंक्रोनाइजेशन बैठाना पड़ेगा। दिस इज बेसिकली द मूल प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। वैसे देखा जाए तो कोर फेडरलिज्म ये है, दिस इज कोर फेडरलिज्म। लेकिन जब आप इस कोर फेडरलिज्म को नेशनल यूनिटी के साथ जोड़ दोगे, सिंक्रोनाइज कर दोगे, तो वो बन जाएगा द फेडरलिज्म ऑफ इंडिया। ये है फेडरलिज्म ऑफ इंडिया। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो पूरी तरीके से फेडरलिज्म है। ये हमें समय समय पता चलता रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, कई बार स्टेट्स के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, ये हमारा है, ये हमारा है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक बेलगांव की ओनरशिप को लेकर लड़ रहे थे, पानी की ओनरशिप को लेकर दो स्टेट्स के बीच में अक्सर का लड़ाई होती है, ठीक है। कावेरी वाटर को लेकर तमिलनाडु कर्नाटका के बीच का जो बवाल है वो आज का नहीं, 10-20 साल का, यानी कब से ये बवाल चल रहा है। उसके बाद आप देखें फेडरल स्पिरिट कैसे डोमिनेंट हुई। जो रीजनल जगह थी वहां पे रीजनल पार्टीज उठी। तो आप यूपी में देखिए समाजवादी पार्टी का उदय हुआ, बहुजन समाजवादी पार्टी का उदय हुआ। वेस्ट बंगाल में अपनी लोकल पार्टी है, तमिलनाडु में डीएमके, एआईएडीएमके। आप बिहार में देख लीजिए जनता दल यूनाइटेड, झारखंड में दूसरी है तेलंगाना। मतलब पूरे देश में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज उठी हैं और उन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को लोकसभा में भेजा है। मतलब लोगों ने भी उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया। तो ये क्या है? ये फेडरलिज्म ही तो है। अगर फेडरलिज्म नहीं होता तो क्या ये जो लोकल लेवल पे जो लीडर्स हैं, क्या ये कभी ऊपर उठ पाते? नहीं उठ पाते। ये हमारा फेडरल फीचर है जिसकी वजह से ये जो लोकल लेवल पे लीडर्स हैं ऊपर उठ पाए, ठीक है। तो आप देखिए बहुत सारे स्टेट्स रीजनल एस्पिरेशंस की डिमांड को मीट करते हुए बने, चाहे आप नागालैंड की बात कर लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए, मिजोरम की बात कर लीजिए। ये भी फेडरलिज्म के सिद्धांत को दिखाता है। कई बार सेंटर अपना कंट्रोल लगाने के लिए उसने पास्ट में 356 को लगा दिया, प्रेसिडेंट रूल को लगा दिया स्टेट्स में। तो स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट लोगों के वोट डाल के चुन के आई थी, गवर्नर के थ्रू अपनी ताकत का गलत प्रयोग करते सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? 356 लगा दिया। लेकिन इस ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल करने से रोका किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए 356 प्रेसिडेंट रूल को नल एंड वॉइड बोला। तो ये किसकी जीत है? ये एक्चुअली में हमारे फेडरलिज्म की ही जीत है। मतलब कि फेडरलिज्म में केवल सेंटर और स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, जुडिशरी के ऊपर भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है कि वो हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बचा के रख के चले। ये था दोस्तों इसका क्रिटिकल एनालिसिस। आज ही आपको एक और वीडियो में अवेलेबल कराऊंगा सेंटर स्टेट रिलेशन से लेके। आज हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन शुरू कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स। पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए शेयर किए मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।